हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 61 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20+ करंट अफेयर्स जो कि आपके रिलेटेड है मई 2020 से। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं करंट अफेयर से रिलेटेड एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और फ्रेंड्स, हर बार की तरह सेम प्रोसेस है। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर आप हमें कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया गया था ऑप्शन सी 3 मई को। और इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का? वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि पत्रकारिता बिना किसी डर के और बिना किसी फेवर के। ये क्या था? इस बार का थीम था 2020 का। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 3 मई को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करंटली, यानी कि खाद्य संकट 2020 पर ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने लोग खाद्य संकट में रह रहे हैं। ऑप्शन बी 135 मिलियन लोग रह रहे हैं खाद्य संकट में करंट टाइम में, यानी कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 के अकॉर्डिंग करंट टाइम में कितने लोग फूड क्राइसिस में रह रहे हैं। ऑप्शन बी 135 मिलियन। और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 ये कब रिलीज़ की गई? अप्रैल 2020 में ये रिलीज़ की गई रिपोर्ट। और किसके द्वारा की गई थी? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री वॉज द हार्डेस्ट हिट बाय फूड क्राइसिस इन 2019 एज पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, यानी कि खाद्य संकट 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में खाद्य संकट से सबसे कठिन देश कौन सा था। वो कंट्री थी ऑप्शन सी यमन। जहाँ पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 इसके अकॉर्डिंग यमन कंट्री सबसे कठिन देश था 2019 का, जिन्होंने फूड क्राइसिस यानी कि खाद्य संकट का सामना किया। वहाँ पर 15.9 मिलियन लोगों ने फूड क्राइसिस का सामना किया, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 53% है। यानी कि वहाँ पर 53% लोगों ने 2019 में फूड क्राइसिस यानी कि खाद्य संकट का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विटनेस्ड अ हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी ऑन 7 मई 2020, यानी कि 7 मई 2020 को निम्नलिखित शहरों में से किसने एक भयानक जहरीली गैस त्रासदी देखी। वो सिटी है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। यहाँ पर 7 मई 2020 को एक गैस ट्रेजेडी हुई जो कि काफ़ी हॉरिफिक थी, काफ़ी भयानक थी। और ये कहाँ पर हुई थी? विशाखापट्टनम की एक एलजी पॉलीमर्स प्लांट है, वहाँ पर ये गैस ट्रेजेडी हुई थी। और सुबह ये मॉर्निंग में हुई थी 7 मई 2020 को। और वहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टाइरिन गैस वहाँ पर लीक हुई थी एलजी पॉलीमर प्लांट के किसी चैम्बर से। और ये लगभग सुबह 3 बजे के आसपास ये गैस लीक हुई थी। कौन सी गैस थी? स्टाइरिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया मिर्जा
term as United Nations Environment Program, in short UNEP, Goodwill Ambassador till when, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक है? इनका कार्यकाल है ऑप्शन सी 2022 तक। और फ्रेंड्स साथ ही साथ दिया मिर्ज़ा यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समर्थक भी हैं, एडवोकेट भी हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNEP, थोड़ा अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेटिंग के लिए यानी कि तालमेल के लिए, समन्वय के लिए, किसके? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ और असिस्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ को और प्रैक्टिसेस को। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के तालमेल और विकासशील देशों की पर्यावरणीय ध्वनि नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता के लिए ये जिम्मेदार है। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर केन्या की कैपिटल नैरोबी में है। और इसके हेड कौन हैं? UNEP के इंगर एडरसन इसके हेड हैं और इसे UN इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है और UNEP के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके डायरेक्टर भी कौन है? इंगर एंडरसन। और इनके फाउंडर्स कौन हैं? वंगरी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ये कौन है? इनके फाउंडर्स हैं किसके? UNEP के, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि भारत की तकनीकी प्रगति यानी कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को याद किया जाए। और इस साल का थीम क्या था 2020 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का? फोकसिंग ऑन रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फोकस करना किस पर रिबूट किया जा सके अर्थव्यवस्था को, किसके थ्रू? साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WHO एंड यूनाइटेड नेशंस इन शॉर्ट UN पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन May 9th टू मार्क द 40th एनिवर्सरी ऑफ द एरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज़, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पोस्टल एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन यानी कि ख़त्म करने के लिए 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? वो डिजीज़ है ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने रिलीज़ की एक स्टैम्प कब? 9 मई को, जब 40वीं एनिवर्सरी मनाई गई किसकी? स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को ख़त्म करने की। और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन यानी कि स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए अभियान की शुरुआत यानी कि इसकी पहल किसके द्वारा की गई थी? WHO द्वारा। कब की गई थी? 1967 में। और फाइनली क्या हुआ? 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषणा की कि इरेडिकेशन कर दिया गया है यानी कि ख़त्म कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से। स्मॉल पॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है वेरियोला के नाम से। और ये कैसे फैलता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स फैलता है कैसे? एयरबोर्न रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से, यानी कि जो श्वास नली की बूंदें होती हैं जो किससे आती हैं? कफ से और स्नीज से, यानी कि खांसी से आती हैं और छींक से आती हैं, उनसे ये स्प्रेड हो सकता है। क्या? स्मॉल पॉक्स डिजीज़। उसके अलावा क्या है? स्लाइवा से हो सकता है ये, जिसमें शामिल है किसिंग और ड्रिंक्स को शेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट में है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो सकता है, जिसमें शामिल है हैंडशेक्स और हग्स, यानी कि हैंडशेक करना और गले मिलना, इस तरह भी स्मॉल पॉक्स फैल सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट में है ये ब्लड प्रोडक्ट से भी हो सकता है, जिसमें शामिल हैं जैसे कि जो अनक्लीन नीडल्स होती हैं या फिर और अनस्क्रीन्ड ब्लड से होता है, यानी कि जो ब्लड पास नहीं हुआ है स्क्रीन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में स्मॉल पॉक्स और किस तरह से स्प्रेड होता है, ये होता है बाय टचिंग अ कंटेमिनेटेड सरफेस, यानी कि दूषित सतह को छूने से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। और इसमें वो कंटेमिनेटेड सरफेस कौन कौन से हैं जिनको छूने से हो सकता है, जैसे कि ब्लैंकेट या फिर डोर नूब। डोर नूब क्या होता है, जो दरवाजे का हैंडल होता है, इस तरह से भी ये फैल सकता है, यानी कि टच करने से भी चेचक फैल सकता है। और स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स क्या है, फ्लू जैसे लक्षणों के अलावा जो पेशेंट होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है, यानी कि अनुभव होता है रैश का, यानी कि स्किन पर लाल लाल से निशान बन जाते हैं। और ये सबसे पहले फेस पर होते हैं, देन उसके बाद हाथों पर, उसके बाद ये आपकी बाजुओं की कलाई पर होने लगते हैं, देन उसके बाद पूरे शरीर पर ये रेड रैशेज होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन शॉर्ट AIIB हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच फंड्स फॉर इंडियाज़ कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, यानी कि AIIB ने भारत के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है। वो अमाउंट है ऑप्शन बी 500 मिलियन US डॉलर, जो किसके द्वारा अप्रूव किए गए हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। और ये फंड किस कंट्री के लिए हैं, इंडिया के लिए हैं, ताकि वो कोविड-19 के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी कि आपातकालीन प्रतिक्रिया या फिर हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर सके, यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के लिए उपयोग कर सके इस धनराशि को। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कब साइन किया ये एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ, 8 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन शॉर्ट CDC विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया टू रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कि CDC कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। CDC करेगा ऑप्शन सी 3.6 मिलियन US डॉलर की फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगा किन्हें, इंडिया को। किसके लिए, कोविड-19 क्राइसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज़ टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री, यानी कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। वो मंत्रालय है ऑप्शन ए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है किसने, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। अब ये इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे और ये न्यू सेक्रेटरी होंगे इस मिनिस्ट्री के। कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 11 मई 2020 से। इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर से। इंदु शेखर चतुर्वेदी ये किसे रिप्लेस करेंगे, आनंद कुमार को। और आनंद कुमार अब क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के सचिव होंगे कौन, आनंद कुमार। यानी कि आनंद कुमार अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ऑब्जर्व्ड, यानी कि नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ये हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन बी 12 मई को। और इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स के दिन 200वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई
और किन की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 200वीं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कौन है? फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। और इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स का क्या थीम था 2020 का? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBSE के नए चेयरमैन होंगे ऑप्शन डी मनोज आहूजा, और ये 12 मई 2020 से नए चेयरमैन होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? IAS ऑफिसर हैं अनीता करवाल, उन्हें रिप्लेस किया है। और अनीता करवाल अब क्या होंगी? वो सेक्रेटरी होंगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो किसके अंडर है? MHRD के अंडर। और CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। CBSE की स्थापना कब हुई थी? इसे कब स्थापित किया गया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया था? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में इंडिया रहा ऑप्शन सी 74th प्लेस पर। इंडिया ने इस बार इम्प्रूवमेंट की है 2 पोजीशंस की, यानी कि 2 रैंक की। क्या की है? इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की है सभी के सभी पैरामीटर्स में। किसके? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के। और वो सभी पैरामीटर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर हिंदी में कहें तो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता। इन तीनों पैरामीटर्स में इंडिया ने इस बार प्रोग्रेस की है। ये किसके पैरामीटर्स हैं? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये सूची रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, इन शॉर्ट WEF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट इज़ लाइकली टू हिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ऑन 20 मई, यानी कि 20 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? जो चक्रवात आया 20 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर, उस चक्रवात यानी कि उस साइक्लोन का नाम क्या है? ऑप्शन बी साइक्लोन इम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये कार्यभार संभाला गया है ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। अब ये चेयरमैन होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, और वो कौन सा बोर्ड है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके ये अब चेयरमैन होंगे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं इंडिया में, जिन्हें नियुक्त किया गया है चेयरमैन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 22 मई 2020 से। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है और ये किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर हिरोकी नकाटनी की ये प्लेस लेंगे। और WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 34 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं WHO के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी कि एक विशेष एजेंसी है, एक विशेष संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, जो किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड की सिटी है जेनेवा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे कब स्थापित किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। किसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 21 मई को। हर साल ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। कौन सा दिन? इंटरनेशनल टी डे। और इस दिन का एम क्या है? अवेयरनेस रेज करना, यानी कि जागरूकता को बढ़ाना। किसके बारे में? जो लॉन्ग हिस्ट्री रही है, एक लंबा इतिहास रहा है चाय का, और डीप कल्चर रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी रहा है, यानी कि गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा है किसका? चाय का। उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है पूरे वर्ल्ड में। ये इंटरनेशनल टी डे का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बीनीथ विच नेशनल पार्क, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी खोज परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? वो नेशनल पार्क है ऑप्शन ए दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के लिए मंजूरी मिली है और इन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिली है किसके लिए? इस पार्क के नीचे खोज करने के लिए। और इन्हें ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किससे मिली है? MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। और दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये असम में है। और इस पार्क को डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि नामित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व जुलाई 1997 में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को परमिशन मिली है, वो यहाँ पर इस पार्क में खुदाई कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक केमिकल कंपाउंड है जो किससे बना है? हाइड्रोजन और कार्बन एटम से। और सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हाइड्रोकार्बन्स का किसके लिए होता है? फ्यूल के लिए होता है। गैसोलीन, नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, कोल, केरोसिन और प्रोपेन जो क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? चीज़ों को बनाने के लिए, जिसमें शामिल है जैसे कि प्लास्टिक और सिंथेटिक फैब्रिक्स होता है जैसे कि पॉलिस्टर, इसके लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये पार्क इंडिया में एक ऐसा क्षेत्र है जो सपोर्ट करता है फेरल हॉर्सेस को, यानी कि जंगली घोड़ों का ये पार्क समर्थन करता है। ये भारत में एकमात्र ऐसा एरिया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि ऑयल इंडिया ये क्या है? नेचुरल गैस लिक्विड्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 18 फरवरी 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच यूनिवर्सिटी हैज़ मेड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन शॉर्ट MA हिंदी कोर्स ऑनलाइन विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू टीच द इंटायर पोस्ट ग्रेजुएशन इन शॉर्ट PG कोर्स ऑनलाइन, यानी कि किस विश्वविद्यालय ने मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी का कोर्स ऑनलाइन कर दिया है? इसी के साथ वह विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ाएगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑप्शन सी इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इन्होंने MA हिंदी का कोर्स ऑनलाइन कर दिया है और इसी के साथ ये ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गया है जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन शॉर्ट PG का कोर्स ऑनलाइन पढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अभ्यास
प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, जिसने भारतीय अर्थशास्त्री हैं आभास झा, उन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। और वर्ल्ड बैंक द्वारा ये अनाउंसमेंट कब की गई है? 22 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द सीजर ऑफ LG पॉलीमर्स प्लांट एंड आस्क्ड द कंपनीज डायरेक्टर्स नॉट टू लीव द कंट्री, यानी कि किस न्यायालय ने LG पॉलीमर प्लांट को जब्त करने का आदेश दिया है और कंपनी के निदेशकों को देश नहीं छोड़ने के लिए कहा है? ये आदेश जारी किया गया है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है जब्त करने का LG पॉलीमर्स प्लांट को, बिकॉज वहाँ पर एक गैस लीक इंसिडेंट हुआ था और उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरिन गैस थी। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो कंट्री को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। और LG पॉलीमर्स प्लांट ये कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया ऑप्शन बी 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे ये किसकी पहल है? दी हंगर प्रोजेक्ट की ये पहल है, इनिशिएटिव है। और फ्रेंड्स अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, जहाँ पर 820 मिलियन पीपल वर्ल्ड में जिनके पास इनफ फूड नहीं है, यानी कि पर्याप्त भोजन नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो 82 करोड़ लोगों के पास दुनिया में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु वन जेम्स वॉट मेडल फॉर कोल इन दी 21st century a climate of change and uncertainty? ये जीता है ऑप्शन डी मधु माधवी ने। इन्होंने जेम्स वॉट मेडल जीता है किसके लिए? कोल इन दी 21st century अ क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी के लिए इन्होंने ये मेडल जीता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया ऑप्शन बी 22 मई को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये रेफ़र करता है अलग अलग तरह की लाइफ को अर्थ पर, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के सभी प्रकारों को संदर्भित करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और फ्रेंड्स आप इसे बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी है और वेरिएबिलिटी है लाइफ की अर्थ पर, यानी कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है और परिवर्तनशीलता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अक्सर इसे रेफ़र किया जाता है जो टोटल नंबर है डिफरेंट स्पीसीज़ का, अलग अलग प्रजातियों का अर्थ पर इसे ऐसे भी संदर्भित किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसे हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे समाधान कहाँ पर हैं? वो प्रकृति में हैं। और इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इंक्रीज़ की जा सके अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जागरूकता को बढ़ाया जा सके और समझ को बढ़ाया जा सके। किन के बीच? लोगों के बीच। किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ के बारे में, यानी कि जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता और समझ को बढ़ाया जा सके, इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 23 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।